हेलो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में केमिकल काइनेटिक्स में ये पढ़ा था रेट ऑफ रिएक्शन, इंस्टैंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन एंड फैक्टर्स दैट अफेक्ट्स द रेट ऑफ रिएक्शन. Today's I am going to explain about law of mass action and rate law expression. So put the heading law of mass action, law of mass action and rate law or rate expression आज हम लोग ये सीखेंगे कि लॉ ऑफ मास एक्शन क्या है, रेट लॉ और रेट एक्सप्रेशन क्या है. इसे समझने के लिए हम लोग एक जनरल रिएक्शन पर कंसीडर करते हैं. लेट अस consider a general reaction. एक जनरल रिएक्शंस पर इन सभी टर्म को समझने के लिए हम लोग कंसीडर करते हैं और वह जो जनरल रिएक्शंस है हमने ऐसा ले लिया. कोई एक केमिकल रिएक्शन है जिसमें ए और बी दो रिएक्टेंट्स हैं जो आपस में रिएक्शन करके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं. तो यहाँ पर रिएक्टेंट का मोलर कंसंट्रेशन, यदि हम लोग लिखें मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए, यदि हमें लिखना हो तो इसको लिखेंगे ऐसे ए और स्क्वायर ब्रैकेट में से बंद कर देंगे और ये ए का मोलर कंसंट्रेशन हो गए. देन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ बी, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ बी, तो इसे भी हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट में बी लिख देंगे. ठीक है. अब ये क्या है, ये रिएक्टेंट ए और बी आपस में रिएक्शंस करके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं. तो ए बी दोनों रिएक्टेंट होंगे. ए का मोलर कंसंट्रेशन ए, बी का मोलर कंसंट्रेशन बी. तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, according to law of mass action, according to law of mass action, according to law of mass action, the rate of reaction, the rate of reaction is directly proportional to the molar constant, to the product of the molar concentration of the reactants and each concentration terms raised to the power of a stoichiometric coefficient,
स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ये हो गया अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन। तो देखिए क्या था, द रेट ऑफ रिएक्शन, तो मान लेते हैं रेट ऑफ रिएक्शन, देयरफॉर अकॉर्डिंग टू दिस रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट्स मीन्स मल्टीप्लाई किसके, प्रोडक्ट्स ऑफ द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। देखिए रिएक्टेंट्स क्या है, ए और बी, मोलर कंसंट्रेशन ए का ए, इसका बी, तो ये ए का मोलर कंसंट्रेशन, बी की मोलर कंसंट्रेशन, यानी रिएक्टेंट्स के मोलर कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट, एंड रेज टू द पावर ऑफ द स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो ए का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ए, बी का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट बी, और इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, रेट प्रोपोर्शनल का साइन रिमूव करेंगे, कोई कांस्टेंट, यहाँ a टू द पावर a एंड b टू द पावर b, इक्वेशन 1 where k is constant called rate constant, इसे हम लोग रेट कांस्टेंट कहते हैं। और इस इक्वेशन 1 को रेट इक्वेशन कहते हैं, एंड इक्वेशन 1 इज कॉल्ड रेट इक्वेशन, यानी अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन क्या होता है, rate is directly proportional to the product of the molar concentration of reactant each raised to the power of the stoichiometric coefficient which are present in a chemical reactions। तो यहाँ हो गया, यानी ये जो रेट इक्वेशन है इसमें रिएक्टेंट के मोलर कंसंट्रेशंस जो हैं उसे स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से रेज किया गया, ए को स्मॉल ए से, बी का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट स्मॉल बी से रेज किया गया। लेकिन जब एक्सपेरिमेंट की जाती है, देखिए एक्सपेरिमेंटली, ठीक से ध्यान देंगे, एक्सपेरिमेंटली इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड दैट ऑल द कंसंट्रेशन टर्म्स ऑफ ए, ध्यान दीजिएगा, जब एक्सपेरिमेंट की जाती है तो एक्सपेरिमेंटली ये देखा जाता है, क्या देखा जाता है कि ऑल द कंसंट्रेशन टर्म्स, ऑल द ए कंसंट्रेशन टर्म्स मे और मे नॉट बी डिपेंड्स ऑन द स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ ए, एंड ऑल द कंसंट्रेशन टर्म्स ऑफ बी may or may not be depends on the stoichiometric coefficient of B। यानी जैसे अभी हम लोगों ने ये देखा कि जो लॉ ऑफ मास एक्शन है, ठीक है, इसमें जो रेट इक्वेशन होते हैं उसमें रिएक्टेंट के जो कंसंट्रेशन टर्म्स हैं वह स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से ही उसको रेज किया जाता है, लेकिन एक्सपेरिमेंटली ऐसा देखा नहीं जाता है। एक्सपेरिमेंटली इट हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड दैट द rate of reactions may not depend upon all the A concentration terms of A and all the B concentration terms of B। फिर से सुनिए, यहाँ पर ये देखा जा रहा है, इससे इस इक्वेशन का मीनिंग क्या होगा, इस इक्वेशन का मीनिंग हो गया ऑल द ए, ठीक है, यहाँ पर देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, ऑल द ए concentration terms of A and all the B concentration terms of B, ठीक है, ये जो इसके जो concentration terms हैं
वो डिपेंड्स, all the concentration terms of A depends on the A and all the concentration terms of B depends on B. लेकिन एक्सपेरिमेंटली देखा जाता है कि द रेट ऑफ कंसंट्रेशंस टर्म्स all the A concentration terms may not be depends on the molar concentration of A and all the B concentration terms may not depends on the concentration terms of B. ऐसा देखा जाता है। फिर से ध्यान से फिर से सुनिए। लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग द मोलर कंसंट्रेशन टर्म्स ऑफ ए स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट पर डिपेंड करता है और बी की जो मोलर कंसंट्रेशन है वो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट बी पे डिपेंड करता है। लेकिन एक्सपेरिमेंटली ये देखा जाता है कि इस रिएक्शंस का रेट, ठीक है, द रेट ऑफ दिस रिएक्शन, ठीक है, मे नॉट डिपेंड्स ऑन all the A concentration terms of A and all the concentration terms of B, all the B concentration terms of B, यानी सब A के सारे टर्म्स के लिए पर ये डिपेंड नहीं करता, B का सारा कंसंट्रेशन टर्म्स पर ये डिपेंड नहीं करता है। तो अब किस पे डिपेंड करता है? तो एक्सपेरिमेंट करने से मान लेते हैं हम लोग कि ये पता चलता है कि अल्फा concentration terms of A and beta concentration terms of B, ठीक है, rate of these reactions depends only the alpha concentration terms of A and beta concentration terms of B. फिर से सुनिए, मैं एक बार फिर से समझा रहा हूँ आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। ये जो लॉ ऑफ मास एक्शन हम लोगों ने निकाला, इससे पता चला कि रेट ऑफ दिस रिएक्शन डिपेंड्स ऑन ऑल ए कंसंट्रेशन टर्म्स ऑफ ए एंड ऑल बी कंसंट्रेशन टर्म्स ऑफ बी, ठीक है, यानी ए की सारे कंसंट्रेशंस के लिए ए इसका जो रेट है ए के सारे, ठीक है, ऑल द ए कंसंट्रेशन टर्म्स ऑफ ए पे डिपेंड करता है एंड ऑल द बी कंसंट्रेशन टर्म्स ऑफ बी पे डिपेंड करता है। लेकिन एक्सपेरिमेंटली ऐसा नहीं होता है। तो कुछ तो होता होगा। तो हमने मान लिया कि लेट, एक्सपेरिमेंटली हम लोग मान लिया कि लेट all the alpha concentration terms, alpha concentration, ठीक है, if all the alpha concentration terms, इसको एक ही साथ में लिख देता हूँ, all the alpha and beta concentration terms depends on the concentration terms of A and concentration terms of rate depends on the concentration terms of A and B respectively। यानी एक्सपेरिमेंट से पाया गया कि ऑल अल्फा कंसंट्रेशन टर्म्स डिपेंड्स ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ ए रेट ऑफ दिस रिएक्शन, ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन ऑल अल्फा कंसंट्रेशन टर्म्स ऑफ ए एंड ऑल बीटा कंसंट्रेशन टर्म्स ऑफ बी, ठीक है। और यहाँ क्या था? रेट ऑफ रिएक्शंस, ठीक है, डिपेंड्स ऑन ऑल ए कंसंट्रेशन टर्म्स, ए के सारे कंसंट्रेशन टर्म्स ऑफ ए पे डिपेंड करता था और बी के सारे कंसंट्रेशन टर्म्स ऑफ बी पे डिपेंड करता था। लेकिन एक्सपेरिमेंटली ऐसा होता नहीं है। तो क्या होता है, यहाँ मान लिए कि जो इस रिएक्शंस का रेट है, एक्सपेरिमेंट किए तो पता चला कि इस रिएक्शंस की जो रेट है वो
all the A concentration terms of A, all the B concentration terms of B पर डिपेंड नहीं करता. किस पे करता? मान लिया all the alpha concentration terms of A पे डिपेंड करता and all बीटा concentration terms of B पे इस रिएक्शंस का रेट डिपेंड करता है. ठीक है, तो इसका मतलब therefore rate is directly proportional किसके? यहाँ A to the power alpha and B to the power बीटा. ठीक है, अब यहाँ पर एक बात आती है, therefore rate equal to K into A to the power alpha and B to the power बीटा. इसे इक्वेशन नंबर हमने 2 मान ली. अब देखिए ध्यान से जरा समझिएगा यहाँ. अब यहाँ पर बात आती है कि क्या कभी भी एक्सपेरिमेंटली ये नहीं पाया जाता है कि ये जो अल्फा की वैल्यू है वो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के बराबर हो जाए? हाँ, हो सकता है, इसीलिए तो लिखा गया मे और मे नॉट भी. ठीक है, तो यह एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड है. ठीक है, तो ये जो इक्वेशन 2 है, तो अब इसमें और इसमें डिफरेंस क्या हुआ? इसमें A और B का कंसंट्रेशन टर्म्स जो कि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन टर्म्स है वो हमेशा स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से रेज किया जाएगा और ये स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से रेज किया जा भी सकता है और नहीं भी. वो कैसे पता चलेगा? एक्सपेरिमेंटली पता चलेगा. तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? वेयर अल्फा और बीटा may or may not be equal to a stoichiometric coefficient, ठीक है. और ये जो इक्वेशन 2 हो गए, दैट इक्वेशन 2 इज कॉल्ड रेट लॉ और रेट एक्सप्रेशन. बट इक्वेशन 1 इज नॉट कॉल्ड रेट लॉ और रेट एक्सप्रेशन, दैट इज कॉल्ड रेट इक्वेशन. तो दैट इज डिफरेंस इन बिटवीन रेट इक्वेशन एंड रेट लॉ, रेट एक्सप्रेशन. रेट लॉ, रेट एक्सप्रेशन में जो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशंस होता है, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स may be raised by the stoichiometric coefficients. ठीक है, but in rate equation the reactant concentration terms of reactant raised to the power of only stoichiometric coefficient. But here alpha or beta may or may not be equal to the stoichiometric coefficient. That is difference between rate equation, rate law, rate expression. Right? So in this way ये हो गए रेट लॉ और रेट एक्सप्रेशन. यहाँ से हो गया इक्वेशन 2 is called rate law और एक्सप्रेशन. ठीक है, तो ये रेट लॉ और रेट एक्सप्रेशन होगा. तो यहाँ से रेट एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग होगा रेट इक्वल टू के इंटू ए रेज टू द पावर अल्फा एंड बी रेज टू द पावर
बीटा। ये हमने इक्वेशन 2 से लाया यहाँ तक। अब यहाँ पर ये जो रेट लॉ है, रेट एक्सप्रेशन है, तो रेट एक्सप्रेशन में कंसंट्रेशन टर्म्स को जितने पावर से रेज किया गया है उनका सम ही उस केमिकल रिएक्शंस का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहलाता है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस पढ़ते हैं। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है? द sum of the power from which the molar concentration turns of reactants is raised in rate law expression. In rate law is called order of reaction, is called order of that reaction, उस रिएक्शंस का ये ऑर्डर कहलाता है। यानी सम ऑफ द पावर फ्रॉम विच मोलर कंसंट्रेशन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट्स इज रेज्ड इन रेट लॉ। तो ये रेट लॉ है, इसमें रिएक्टेंट टर्म्स का मोलर कंसंट्रेशन को जिस पावर से रेज किया जाता है उसका सम क्या कहलाएगा? ऑर्डर। देयरफॉर ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन that is equal to अल्फा प्लस बीटा। यानी यहाँ से इस ऐसी बात आपको लग रही होगी कि यदि हमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन यदि निकालना है किसी भी केमिकल रिएक्शंस का कि ऑर्डर क्या होगा, तो सबसे पहले हमें ये पता करना पड़ेगा कि उसका रेट लॉ क्या है, रेट एक्सप्रेशन क्या है। क्योंकि रेट एक्सप्रेशन में ही पता चलेगा कि उसके जो रिएक्टेंट का मोलर कंसंट्रेशन है वो वह कितने पावर से रेज किया जा रहा है एक्चुअली। और क्योंकि जितने पावर से रेज किया जाता है उनका सम ही उस रिएक्शंस का ऑर्डर होता है। यानी किसी भी केमिकल रिएक्शन की यदि हमें ऑर्डर निकालनी है तो रेट एक्सप्रेशन और रेट लॉ तो हमें लिखना ही होगा, जबकि ये सारे एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड किए जाते हैं। लेकिन एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड करके डायरेक्ट तो ऑर्डर नहीं मिलता है, उसमें से डेटा निकाले जाते हैं कि किस कंसंट्रेशन टर्म्स पे उस रिएक्टेंट्स का उस रिएक्शंस का रेट कितना है। तो कंसंट्रेशन चेंज कर करके बारी बारी से 3-4 एक्सपेरिमेंट लिया जाता है और डेटा को स्टोर किया रखा जाता है, नोट किया जाता है और फिर उनके बीच में रिलेशन एस्टैब्लिश करके रेट निकाला जाता है। तो उस डेटा से आखिरकार रेट निकालते कैसे हैं, तो हम लोग आगे ये सीखने वाले हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन हम लोग कैसे निकालेंगे। फिर अभी टाइम है, इसके बाद अभी यहाँ तो हमने अभी सीखा कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस क्या है। तो चलिए आगे देखते हैं। तो यदि यहाँ से अब ये पता चले कि इफ अल्फा प्लस बीटा का सम 0 भी हो सकता है, तो यदि 0 है तो इसको बोलते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। यदि अल्फा और बीटा का सम 1 है तो ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होंगे, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। यदि ये वैल्यू 2 है तो इसको बोलेंगे सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। यदि ये वैल्यू 3 है तो ये होंगे थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। यदि ये वैल्यू 4 है तो इसको बोलेंगे फोर्थ ऑर्डर रिएक्शन। मीन्स रेट लॉ एक्सप्रेशन में मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को जितने पावर से रेज किया जाता है उनका सम ही ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है। और सम 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। तो
जितने होंगे, 0 होंगे तो 0 ऑर्डर के रिएक्शन कहलाएंगे, 1 होंगे तो फर्स्ट ऑर्डर, 2 होने पे सेकंड ऑर्डर, 3 होने पे थर्ड ऑर्डर, 4 होने पे फोर्थ ऑर्डर की रिएक्शंस कहलाएंगे। तो इस तरह हम लोगों ने ये सीखा कि जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस होते हैं वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, और वो डिपेंड करता है कि रेट लॉ में और रेट एक्सप्रेशन में मोलर कंसंट्रेशंस ऑफ रिएक्टेंट्स को कितने पावर से रेज किया जाता है, इस बात पे डिपेंड करता है। तो ये हो गए आपके लॉ ऑफ मास एक्शन, रेट एक्सप्रेशन, रेट लॉ एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस। और ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस डिफरेंट टाइप्स का होता है। जैसे इसके कुछ एग्जांपल्स मैं आपको बताता हूँ। इसे रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, ये धीरे धीरे आपको पढ़ते पढ़ते याद हो जाएंगे। ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस कौन कौन से रिएक्शंस के क्या होते हैं।